वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का 12th की केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जिस लेसन पर बात करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया लेसन है। लेसन का नाम है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ये बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में इसमें से 4 और 5 नंबर तक का पूछा जा सकता है। ये चैप्टर की एकदम शुरुआत है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एक एक पॉइंट इसमें कवर करूँ। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट एक ही है कि अगर आप इस चैप्टर को सीखना चाहते हो तो इसके जितने भी पार्ट मैं बना करके आपको दूंगा वो सारे पार्ट आप अच्छे तरीके से देखोगे और समझोगे। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ सब कुछ किताब में मिल जाएगा। उस लिखी हुई चीज़ को एक बार अगर आप समझ लोगे तो फिर आप जब दोबारा से कॉपी पर लिखोगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आइए हम सभी लोग बात कर लेते हैं एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर की। हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल और फिनॉल होते क्या हैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं। तो देखो, हमने जो यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एल्कोहल और फिनॉल की डेफिनेशन लिखी हुई है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्कोहल तथा फिनॉल बनते हैं। देखो, ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब आप जानते हो, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास ये कोई हाइड्रोकार्बन है। आप चाहो तो यहाँ सी लिख सकते हो, हमने आर लिख दिया हुआ है। अब इस हाइड्रोकार्बन में से हमने H को हटा दिया और उसकी जगह पर OH जोड़ दिया। देखो, ये H हटा दिया और उसकी जगह OH जोड़ दिया तो हमको क्या मिला, ROH। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल्स। ठीक है, कोई भी एल्कोहल हो सकता है, आर पे डिपेंड करेगा। मैंने एक उदाहरण लिया है, आर की जगह पर CH3 रखा हुआ है। देखो, CH3H, इसको हम क्या पढ़ेंगे, CH4। CH4 का नाम क्या होता है, मेथेन होता है ना, मेथेन। इसमें हमने क्या किया, H को हटा दिया, OH ग्रुप को जोड़ दिया। तो आप बताओ हमको क्या मिलेगा, CH3OH, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैथिल एल्कोहल। नेक्स्ट वाले में देखिए, CH3CH2H, जिसको हम बोलते हैं एथेन। ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। हमने इसमें से भी H को हटा दिया, OH ग्रुप को जोड़ दिया। हमको क्या मिला, CH3CH2OH, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, एथिल एल्कोहल। देखो, ये नाम अगर आप याद कर सकते हो अभी तो साथ में याद करते चलो, क्योंकि ये नाम बार बार यूज़ होंगे। हम आपसे बोलेंगे मैथिल एल्कोहल तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए CH3OH। आपसे पूछेंगे एथिल एल्कोहल तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए CH3CH2OH। इनकी IUPAC नाम क्या है मैं अभी आगे सिखा रहा हूँ। जिन भी बच्चों को IUPAC नाम नहीं आती है, अगर वो चाहते हैं कि मैं IUPAC भी आपको सिखा दूँ तो मैं एल्कोहल के साथ साथ IUPAC के भी कुछ एक क्लासेस को वीडियो के रूप में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें कि आपको IUPAC सीखनी हो या नहीं आती हो तो मैं आपको बता सकता हूं। बाकी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी। देखो, ये हो गया हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एरिमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में आपको पता है 6 H होते हैं, हर कार्बन पर 6 H हैं। हमने इनमें से कोई भी एक H हटा दिया और OH या हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दिया तो हमको क्या मिला, रिंग से एक OH जुड़ गया, जिसको हम AROH भी लिख सकते हैं, AROH। इसको हम क्या पढ़ते हैं, फिनॉल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो यहाँ हमने देखा कि एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ दिया जाए
तो जो भी हमें प्राप्त होता है उसे हम एल्कोहल अथवा फिनॉल कहते हैं। उसके कुछ एक उदाहरण हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ईथर क्या होते हैं। तो देखो ईथर क्या होते हैं उसको ध्यान से समझो। यही चीज़ है कि एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का एल्कोक्सी समूह अथवा एरिलॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन होने से ईथर बनते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो एल्कोक्सी समूह है वो क्या होता है। देखो हमने आपको फिर बताया, आपको ये सब चीज़ें हम IUPAC में बता चुके हैं, नहीं आती हैं इसलिए हम थोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको IUPAC सीखने हो तो आप बता सकते हैं। देखो ये हमारे पास है एल्केन, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, ये याद कर लीजिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एल्केन। अब इस एल्केन में से अगर हम H को हटा दें तो हमको मिलेगा केवल R। ये ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप या जिसको हम बोलते हैं एल्किल समूह। और इस एल्किल समूह में अगर हम ऑक्सीजन को और जोड़ दें तो हमको मिलेगा RO। ये भी एक ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। जैसे हमने आपसे बोला RH की जगह हमने रख दिया CH3H, हमने कहा इसका नाम क्या हो गया, तो आपने क्या दिया, मेथेन। हमने इसमें से H हटा दिया तो क्या बन गया, CH3, इसका नाम क्या हो गया, मैथिल। ये कुछ लोग मिथाइल पढ़ते हैं। इसमें हमने O जोड़ दिया तो क्या बन गया, CH3O, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी। ऐसे ही हम एथिल ग्रुप को ले सकते थे, प्रोपिल ग्रुप को ले सकते थे। तो ये ग्रुप क्या होता है, एल्कोक्सी। ठीक है। इसी तरह से एरिलॉक्सी ग्रुप क्या होता है। देखो अगर हम बेंजीन रिंग लगा देते, मतलब अगर हम मीथेन ना लेकर के इस तरह से बेंजीन बनाते एक, तो ये बेंजीन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से अगर हम एक H हटा देते तो हमको मिलता फेनिल ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसका नाम होता फेनिल ग्रुप। ये ग्रुप है, ये बॉन्ड है, ये फ्री वैलेंसी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिल। ठीक है, इसका नाम होता एरिल ग्रुप या जिसको हम फेनिल ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है। और जब उसमें ऑक्सीजन लग जाता तो हमारा क्या बन जाता, C6H5 के साथ क्या लग गया, O। ये बॉन्ड है। इस तरह के ग्रुप को हम बोलते हैं एरिलॉक्सी। ठीक है, इसका नाम होता है एरिलॉक्सी। तो आपको एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी पहले सीखना चाहिए था, वो मैंने यहाँ पे आपको साइड से बता दिया। अब आप यहाँ पर अप्लाई करो। देखो हमारे पास है एक एल्केन, मैं ऊपर ले रहा हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यही चीज़ ले रखी है, हमने यही उदाहरण ले रखे हैं ऊपर वाले। आप इन ऊपर वाले उदाहरण को आप ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ ये चीज़। ठीक है। देखो ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक है और एरोमेटिक है। हमने आपसे क्या बोला, मैं इसकी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ऊपर, कि हाइड्रोजन के परमाणु का मतलब हाइड्रोजन को आप हटा दो और उसकी जगह पर एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दो। मतलब अगर हम OR ग्रुप जोड़ दें, OR में R की जगह कुछ भी हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ROR। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ईथर। एक उदाहरण देखो, हमारे पास मेथेन है, हमने H हटाया और उसकी जगह पर OCH3 जोड़ दिया। हमने क्या बताया, OR में हम कुछ भी रख सकते हैं, OCH3, OC2H5 कुछ भी रख सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, CH3OCH3। देखो ये मैथिल है, ये मैथिल है, दो मैथिल हैं, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, डाई मैथिल ईथर। यहाँ देखो ये हमारे पास एथेन है, इस एथेन में से हमने H को हटा दिया और एक नया ग्रुप जोड़ दिया जिसका नाम था एथॉक्सी। 2 कार्बन है तो एथॉक्सी। तो हमको क्या मिलेगा, CH3, CH2, O, CH2 एंड CH3, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, डाई एथिल ईथर। इसको क्या पढ़ेंगे, डाई एथिल ईथर। ये हमारे पास बेंजीन है, इस बेंजीन से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया
और इसकी जगह पर OR ग्रुप जोड़ दिया, R में कुछ भी हो सकता है, तो हमको क्या मिलेगा, ये हमने H को हटा दिया, H कोई भी हट सकता है, हमने यहाँ से हटा दिया और एक R जोड़ दिया, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, एल्किल, इसको क्या बोलते हैं, फेनिल, और ये क्या है, ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल फेनिल ईथर। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि एल्किल फेनिल ईथर हो गया। आप इसी परिभाषा को एक तरीके से और भी सीख सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई एल्कोहल है, ये हमारे पास कोई एल्कोहल है, हम क्या काम कर रहे हैं कि एल्कोहल में से केवल H हटा रहे हैं। ठीक है, एल्कोहल में से केवल H हटा रहे हैं और उसकी जगह पर एल्किल ग्रुप जोड़ रहे हैं, R जोड़ रहे हैं। आपको पता है R को हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। तो हमको क्या मिलेगा, ये हमने जनरल एल्कोहल लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ ROH। ठीक है, इसमें से हमने H हटाया और उसकी जगह R जोड़ दिया, तो हमको क्या मिला, ROR। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ईथर, है ना। एक एग्जांपल और यहीं पे देख लो, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ ऊपर भी। ठीक है, ये हमने बेंजीन ले लिया, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हमने इसमें से फिनॉल ले लिया, इस फिनॉल में से H को हटाया और R को जोड़ दिया, तो हमको क्या मिल गया, OR। ये क्या हो गया, एल्किल फेनिल ईथर। इसका नाम क्या हो गया, एल्किल फेनिल ईथर हो गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से H को हटाकर एल्कोक्सी ग्रुप लगाने से या एरिलॉक्सी ग्रुप लगाने से हमको क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। देखो हमने हर जगह अभी एल्कोक्सी ग्रुप लगाए हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर एरिलॉक्सी ग्रुप लगा सकते थे, मतलब यहाँ पे OAR लगा सकते थे। अगर OAR लगाते थे तो क्या हो जाता, ROAR। इसका नाम क्या हो जाता है, एल्किल एरिल या फेनिल, एल्किल एरिल ईथर। इसका नाम हो जाता है, ये ईथर ही होता, बट इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल एरिल की जगह आप फेनिल लिख सकते थे, ईथर। तो इस तरह से हमने देखा कि एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्किल ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप लगा देना या एरिलॉक्सी ग्रुप लगा देने से हमको ईथर मिलता है, या फिर फिनॉल और एल्कोहल से H को रिप्लेस करके एल्किल ग्रुप लगाने से भी हमें ईथर प्राप्त होता है। तो ये ईथर की डेफिनेशन हो गई और ये एल्कोहल की डेफिनेशन हो गई। तो आप लोगों को कम से कम इतनी डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि एल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। देखो अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सम्मित एवं असम्मित ईथर। अभी जस्ट ईथर क्या होता है ये सीखा था, अब हम उसके आगे ये सीखना चाह रहे हैं कि सम्मित ईथर क्या होते हैं और असम्मित ईथर क्या होते हैं। इसको देखो बड़े सिंपल से सीख सकते हो। देखो ये हमारा है ईथर, ROR को हम बोलते हैं ईथर बोलते हैं। अब आप ऐसा समझो कि ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप, ठीक है, अगर सेम है, समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम्मित या सिमेट्रिकल ईथर। और अगर सेम कब हो जाएंगे, R इक्वल टू R अगर हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम्मित। और अगर R इज नॉट इक्वल टू R होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, असममित ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो एक एग्जाम्पल समझो, हमने इसका उदाहरण लिखा, हमने लिखा CH3OCH3। आप देखो ये ईथर है, इसमें R और R दोनों CH3 हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, दो मैथिल हैं, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, डाई मैथिल ईथर। और ये कैसा ईथर है, तो आप बोलोगे सम्मित ईथर है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, हमने लिखा CH3CH2OCH3। हमने ये ईथर लिखा, देखो ये ईथर ही है, ROR। यहाँ पर क्या कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन का एथिल ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन का मैथिल ग्रुप। दोनों ग्रुप कैसे हैं, असमान हैं।
तो आप नाम लिखोगे 2 कार्बन का एथिल, एथिल का स्टार्ट होता है ई से, मैथिल का स्टार्ट होता है एम से, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो उसका नाम हो जाएगा, नाम लिखना मैं अभी आगे सिखा दूंगा आपको, मगर अभी आपके लिखते चलिए, एथिल, मैथिल, ईथर, ये है हमारा एथिल मैथिल ईथर। और ये ईथर में हम देख रहे हैं कि दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए ये कैसा है, असममित ईथर है। ये कैसा है, असममित ईथर है। क्लियर हो गया? तो सममित ईथर और असममित ईथर आपको समझ में आ गया। चलो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, C6H5O, C6H5CH3, ये एक ईथर है। आपको ये बताना है कि ये सम्मित है या असम्मित है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो आपने देखा कि सम्मित और असम्मित ईथर क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखो, जो हमारा अब टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एल्कोहलों का उपयोग। देखो, हम एल्कोहल के बारे में आगे जाने सीखें, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारे एल्कोहलों का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, ईथर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, फिनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। कुछ एक अगर आप उपयोग जान लोगे तो उससे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा कि हाँ, ये लेसन हमें इसलिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग सपोज दैट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर हम ये सीख लें कि इस टॉपिक का यूज़ कहाँ है, हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो आपका उस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मन लगता है। और अगर आपको उपयोग नहीं करते हैं तो आप मैथमेटिक्स सीख तो लेते हो, आप सवाल भी कर लेते हो, मगर आप उपयोग नहीं जानते हो, तो जिस जगह पर उसका उपयोग करना चाहिए वो उपयोग नहीं कर पाते हो। केमिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है, हर चीज़ों के जहाँ जहाँ उपयोग है मैं कोशिश करता हूँ कि वो उपयोग आपको बताता चलूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहलों का उपयोग। देखो, सबसे पहला एल्कोहल का उपयोग मैं वो लिख रहा हूँ जो अभी वर्तमान में प्रचलन में है। ठीक है, इसका उपयोग होता है हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र बनाने में एल्कोहल का उपयोग होता है। आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा एल्कोहल वाला सैनिटाइज़र यूज़ करने से जो कोरोना का जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो एल्कोहल का उपयोग है सैनिटाइज़र इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। एल्कोहल मिला करके सैनिटाइज़र्स बनते हैं, कैसे बनते हैं वो दैनिक जीवन में रसायन में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके बाद एक दवा आप बहुत सुन रहे हो कोरोना के इलाज में भी और मलेरिया के इलाज में भी, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये दवा है, इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था मलेरिया के उपचार में। ये दवा कुछ हद तक कारगर भी सिद्ध हुई है कोविड-19 के इलाज में। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की स्ट्रक्चर देखो, ये है। इस स्ट्रक्चर में खुद देखो, ये अल्कोहल है, OH ग्रुप आ गया। तो इसका मतलब OH ग्रुप मीन्स एल्कोहलों का कुछ दवाई बनाने में भी उपयोग किया जाता है। ये उनमें से एक दवाई है, सैकड़ों दवाई हैं जिसमें OH ग्रुप दिखाई देगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप इन फ्यूचर आगे पढ़ोगे। फिलहाल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा बनाने में भी एल्कोहल का उपयोग होता है। देखो, ये एल्कोहल और है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। इसका नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है, ये मैं सब सिखा रहा हूँ धीमे धीमे करके। बट ये भी एक एल्कोहल है। इसमें देखो, एक OH तो छोड़ो, तीन OH ग्रुप हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन। इसका नाम होता है ग्लिसरीन। आप सभी को पता है कि ग्लिसरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बोलोगे सौंदर्य प्रसाधन में। सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, या स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरीन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक होता है पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको, बस केवल ध्यान से समझना। पावर एल्कोहल में क्या होता है कि हम पेट्रोल के साथ
एक एल्कोहल मिलाते हैं, पेट्रोल के साथ एक एल्कोहल मिलाते हैं 5% से लेकर 10% तक, मतलब 90-95% तक पेट्रोल है और 5-10% तक क्या है, एल्कोहल। और एल्कोहल भी कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। तो ये जो एथिल एल्कोहल है, अगर हम इसको पेट्रोल में मिला दें तो क्या बन जाता है, पावर एल्कोहल। और इस पावर एल्कोहल का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, बायोफ्यूल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एल्कोहल के उपयोग। अब हम आगे देखते हैं। देखो हमें अब पढ़ना है फिनॉल का उपयोग। देखो फिनॉल के सैकड़ों यूज़ हैं, ठीक है। धीमे धीमे करके हम फिनॉल के उपयोग आपको डिस्कस करते चलेंगे, जहाँ जहाँ उपयोगी चीज़ें होंगी। मैं उस उपयोग की बात कर ले रहा हूँ जो बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखो फिनॉल का उपयोग होता है बेकेलाइट बनाने में। बेकेलाइट बनाने में इसका उपयोग होता है। ये बेकेलाइट क्या है, ये क्या है, एक बहुलक है। बहुलक का मतलब है पॉलीमर। पॉलीमर पूरा चैप्टर है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिनॉल का उपयोग बेकेलाइट बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट क्या है, एक तरह का बहुलक है, एक तरह की प्लास्टिक है, ठीक है। और ये जो बेकेलाइट है, इसको बनाने के लिए हम फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या है, फिनॉल। तो हम क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं, तो हमको इनके बहुत सारे अणु जुड़ने की वजह से एक बड़ा अणु प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी नाम है इसका, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। ये जो बेकेलाइट है, ये दो जगह, देखो ये क्या होता है, ताप का भी कुचालक है और विद्युत का भी कुचालक है। तो जो तापरोधी उपकरण होते हैं, अब कहोगे तापरोधी उपकरण का मतलब क्या है। देखो आप सभी लोगों ने देखा होगा, कुकर घर में यूज़ करते हो, कुकर गर्म हो जाता है मगर आप उसका हत्था आराम से पकड़ लेते हो। क्यों पकड़ लेते हो, उसके ऊपर वो काला काला सा वो चढ़ा होता है ना, वो बेकेलाइट का होता है। वो गर्म करने पर गर्म नहीं होता है क्योंकि वो तापरोधी है। तो जितने भी हमारे कुकवेयर्स हैं, अगर उन कुकवेयर्स पे वो काले काले हत्थे चढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो बर्तन गर्म होने के बाद भी अगर हम पकड़ लें तो वो गर्म नहीं लगते हैं, तो वो जो हत्थे होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे विद्युत के उपकरण भी होते हैं, जैसे स्विच हो गए, ठीक है, बोर्ड हो गए। तो उनमें क्या होता है कि बेकेलाइट का बना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बेकेलाइट वहाँ यूज़ हो रहा है, और भी प्लास्टिक का भी यूज़ होने लगी हैं, बट वहाँ पर जो विद्युत रोधी उपकरण, जिससे हमें करंट लग सकता है, तो करंट ना लगे ऐसे उपकरण को बनाने के लिए भी हम बेकेलाइट का उपयोग करते हैं, और ताप रोधी उपकरण बनाने में भी हम बेकेलाइट का उपयोग करते हैं। और ये बेकेलाइट की एक संरचना बनी हुई है। ये संरचना हम कैसे याद करेंगे, इस संरचना को हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे जब हम आपको सिखाएंगे पॉलीमर, या जिसको हम बोलते हैं बहुलक। मगर बहुलक तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इनको आप बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि फिनॉल का उपयोग बेकेलाइट बनाने में होता है, जो कि एक पॉलीमर है। और ये पॉलीमर को हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जानते हैं। यह तापरोधी और विद्युत रोधी प्रकृति का होता है। इस कारण तापरोधी उपकरण और विद्युत रोधी उपकरण, जैसे कुकवेयर्स के हैंडल्स वगैरह बनाने में या विद्युत उपकरण बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, बेकेलाइट का उपयोग करते हैं, जो कि इटसेल्फ फिनॉल से बना हुआ होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो हम बात करते हैं ईथर के उपयोग की। अभी हमने एल्कोहल का उपयोग सेपरेट देखा, हमने अभी फिनॉल का उपयोग देखा, अब हम ईथर का उपयोग देखते हैं। देखो ईथर के भी बहुत सारे उपयोग हैं। इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। आप सभी लोगों ने देखो हेलो एल्केन मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें आपको वुड्स रिएक्शन पढ़ाई होगी। उसमें हमने क्या बताया था कि जब
हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ ईथर विलायक की उपस्थिति में। तो देखो ईथर का उपयोग हम विलायक के तौर पर करते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने और भी रिएक्शन पढ़ी होंगी जिसमें हम ईथर विलायक का उपयोग करते हैं। आप देखो, आपने हेलो एल्केन की रिएक्शन जब मैग्नीशियम धातु के साथ पढ़ी थी, जिसमें हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाते हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, वहाँ पर भी हमने ईथर का उपयोग विलायक के रूप में किया था। जिन लोगों ने पढ़ा था उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था तो वो मेरे पिछले वीडियो देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा कि ईथर का एक उपयोग तो है विलायक के रूप में, इसका एक दूसरा उपयोग होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है। इसका उपयोग होता है शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई ऑपरेशन करना है तो व्यक्ति को पहले बेहोश किया जाता है, और बेहोश करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनको हम बोलते हैं निश्चेतक या एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि निश्चेतक के रूप में हम ईथर का उपयोग करते हैं। और ईथर भी कौन से होते हैं? बहुत सारे ईथर हैं, उनमें से दो नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन्फ्लुरेन और आइसोफ्लुरेन। ये दो ईथर हैं जो कि हैलोजन युक्त ईथर हैं। देखो ये ईथर तो हैं ही, देखो इनमें मगर हैलोजन लगी हुई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हैलोजन युक्त ईथर। ये हमारे ईथर हैं, इसको हम बोलते हैं हैलोजन युक्त ईथर। तो ये जो हैलोजन युक्त ईथर होते हैं, इनका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। क्लियर है? इन्फ्लुरेन और आइसोफ्लुरेन ये उन ईथर के नाम हैं। अब हम देखते हैं कि एल्कोहल और ईथर, अभी हमने सेपरेट सेपरेट यूज़ पढ़ लिए। अगर एल्कोहल और ईथर का कंबाइंड यूज़ पढ़ें तो उसका मिला जुला उपयोग कहाँ करते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एल्कोहल और ईथर का जो मिला जुला उपयोग है वो बहुत उपयोग है, उपयोग ही उपयोग इन्हीं का है। एल्कोहल और ईथर जब मिल जाते हैं तो बहुत सारे एक अच्छे कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं। मैंने उनमें से एक का नाम लिखा हुआ है सुक्रोज। आप सभी को पता है जो शक्कर है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, इसको हम कहते हैं सुक्रोज, ठीक है। या जिसको हम बोलते हैं टेबल शुगर, जो टेबल पर रखी हुई शुगर है उसको हम बोलते हैं टेबल शुगर C12H22O11। उसकी संरचना देखो ये बनी हुई है। अब कहोगे सर ये संरचना हम कैसे बनाएंगे? अभी तो आप बना लीजिएगा, ये संरचना हम बनाना सिखाएंगे जब हम आपको बायोमॉलिक्यूल या जैव अणु लेसन पढ़ाएंगे। बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत हम आपको सिखाएंगे कार्बोहाइड्रेट, उसमें हम आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सब कुछ आपको डिस्कस करेंगे और हर एक की संरचना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बनाना सीखेंगे। तो आप देखो सुक्रोज जिसको हम शक्कर के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब मिठास के रूप में जिस पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो देखो एल्कोहल और ईथर के जॉइंट वे से बनते हैं। देखो ये हमारा ईथर लिंकेज है, ठीक है। ये बीच में कहीं ईथर है तो इसको बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज मतलब जो जोड़ने वाला काम करता है। तो ईथर का इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, तो ये हमारा ईथर लिंकेज टाइप का है। तो ये जो ईथर लिंकेज है, ये एल्कोहल के साथ जब ज्वाइंट अप होता है तो ये कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स बनाता है, मिठास वाले यौगिक बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी मिठास है वो एल्कोहल और ईथर की वजह से होती है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। देखो ये सेलुलोज आपने नाम सुना होगा, पेड़ों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से हमें सेलुलोज प्राप्त होता है। और सेलुलोज जितने भी टाइप के पेपर्स होते हैं, चाहे वो आप कॉपी लिखते हो, न्यूज़पेपर लिखते हो या किसी भी तरह के आप पेपर्स देखते हो, उन सभी पेपर्स में क्या होता है सेलुलोज होता है। और सेलुलोज में भी OH ग्रुप और ईथर ग्रुप मौजूद होता है। इसकी संरचना मैंने बनाई नहीं है, जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। तो इस तरह से आप देखो कि एल्कोहल और ईथर अगर ना होते तो हमारे जीवन में पेपर नहीं होता, पेज नहीं होता और फिर आपको पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो आपने देखा कि सेलुलोज का उपयोग हम सेलुलोज में भी हम एल्कोहल और ईथर का उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि एल्कोहल्स क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, एल्कोहल और ईथर का उपयोग क्या होता है।
तो उम्मीद है आप सभी लोगों को इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब हम सब लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक रहेगा एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों के वर्गीकरण को अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित करते हैं और एल्कोहल के वर्गीकरण को हम आपको सेकंड वीडियो में सिखाएंगे। जिन भी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर भेजें, लाइक कमेंट करें, और यदि आप सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ एल्कोहल के, उनमें से एक भी वीडियो को स्किप मत करें, हर वीडियो को पूरा देखें और साथ में लिखते चलें, जिससे आपको चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आती चले। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।